Hello friends, welcome to Naukri Aspirants. I hope all you doing good. हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 1 हमारी इससे पहले वाली वीडियो में किया है जो कि कंपनी रूल्स का था। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द क्राउन रूल जिसका पीरियड 1858 टू 1947 था। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गई थी, ठीक है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। हालांकि जो रिवॉल्ट था 1857 का उसको दबा दिया गया था, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए उसके लिए एक एक्ट लाया गया जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या था। ठीक है, पहली चीज़ जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, इसमें ये हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस पोस्ट को एज अ वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि जो वायसराय है वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हटा दिया गया था 1857 के बाद। तो जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास चली गई थी, ब्रिटेन क्राउन के पास। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स थी वो भी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ही थी और वो भी उन्होंने ले ली उनसे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वायसराय थे इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आपको ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो सेकंड फीचर है वो देखिए। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि इस एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इन सबको क्या किया गया, हटा दिया गया। क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो किसे रिप्रेजेंट करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स मतलब हो रही थी, क्योंकि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को ही हटा दिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो अब इनकी जगह एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश देखती थी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे ये रिपोर्ट किससे लेते थे, लॉर्ड कैनिंग से। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर वो रिपोर्ट दिखाते थे। ठीक है, यानी कि जो इंडियन वायसराय था वो रिपोर्ट करेगा स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट, इट established a 15-member council of India to assist the secretary of state for India, यानी कि फिर 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया बनी जिनका काम था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, जिससे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया है और जो काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्या एक लीगल बॉडी बना रही थी। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया है और उसकी जो 15 काउंसिल मेंबर्स हैं, तो अगर ये लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करते हैं और अगर वो गलत पड़ता है तो क्या होगा, इनके ऊपर लीगली केस चलाया जा सकता है। ठीक है,
1858 में ये इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ बिगनिंग of the representative institutions by associating Indians with the law making process। तो जो गवर्नमेंट थी उसको ये लगा कि अगर हमने जो यहाँ इंडिया के लोग हैं अगर उनको और नाराज़ किया तो वो क्या करेंगे, हथियार उठा लेंगे, जैसा कि 1857 में हुआ था। तो उन्होंने 1861 से इंडियंस को भी मौका दिया, ठीक है, जिसके लिए क्या आया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो जो वायसराय था उसके अंडर में दो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है ऑफिशियल मेंबर्स को कौन हायर करता था, ब्रिटिश, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्हें वायसराय अपॉइंट करता था। यानी कि जो ऑफिशियल लोग हैं वो लोग ब्रिटिश से ही अपॉइंट होके आते थे, वहाँ पे ब्रिटिश लोग उन्हें हायर करके इंडिया भेजते थे, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्हें जो वायसराय है वो अपॉइंट करता था। तो वायसराय भी किससे करेगा, जो उसके चमचे होंगे, जो उसके फेवरेट होंगे, उन्हें ही हायर करेगा। तो ये हायर करने वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हुआ, 1861 से, ठीक है। फिर 1862 में जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। वो कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। इनको उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया, नॉमिनेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, कि उसमें क्या किया गया था, सेंट्रलाइज्ड किया गया था पावर्स को, ठीक है। मतलब कि जो पावर्स थी वो किसके पास चली गई थी, गवर्नर जनरल के पास। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या किया था, मैक्सिमम सेंट्रलाइज्ड किया था, कि 1773 में उन्हें कुछ पावर्स दी गई थी बॉम्बे और मद्रास को, लेकिन 1833 में उनसे सारी ही पावर्स ले ली गई थी। तो 1861 में दोबारा क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज हैं उन्हें कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। यानी कि यहाँ पे क्या बनेंगी, इन तीनों जगह में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगी ताकि वो इंडियंस को और पोस्ट दे सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या, ठीक है। तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, लागू किया था, लेकिन उसका जो रिकॉग्निशन मिली वो 1861 में मिली, ठीक है। तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें जो लोग बैठते थे वहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम चलता था। अब जैसे कि कोई एक मेंबर है, उसको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो क्या है कि वो जो मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बिहाफ पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो क्या करेगा, वायसराय से डिस्कस करेगा। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान लीजिए कि हमारे जो होम मिनिस्टर वो अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के जितने भी डिसीजंस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो लेंगे। लेकिन अगर कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो वो क्या करेंगे, मोदी जी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है पोर्टफोलियो सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। तो 1861 में जो वायसराय है इन्हें एक और पावर मिली, वो थी कोई भी ऑर्डिनेंस को इशू करना, ठीक है। जैसे कि
कोई भी अगर ऑर्डर है तो इसमें उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्हें लग रहा है कि ये एक एमरजेंसी है तो वो उसको डिस्कस करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, और फिर उनको कंडीशन देंगे कि हाँ ये एमरजेंसी है, तो फिर वो कोई भी रूल और ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 6 मंथ्स। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1892। ठीक है, इसके फीचर्स देखिए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा है कि 3 जगह क्या बन रही थी, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो उसमें क्या होगा, फिर वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को हायर कर रहे थे। ठीक है, तो वो सेंट्रल में भी थे और प्रोविंशियल में भी थे। नेक्स्ट, गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। इसके पहले जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्हें क्या था, इससे पहले क्या था कि वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, उस पर क्वेश्चन नहीं एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था, तो उसके बाद उन्हें ये भी पावर्स मिली एक तरीके से कि वो क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन इस पावर का कोई खास फ़ायदा था नहीं, क्योंकि एज वी नो कि वो वायसराय के चमचे ही होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नॉमिनेशंस हुई। ठीक है, पहले क्या था, वायसराय अपनी मर्जी से किसी को भी हायर कर देते, लेकिन इसके बाद उन्हें क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। ठीक है, तो रेकमेंड कौन करेगा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड जब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो ये जो रेकमेंड करेंगे वो वायसराय अपॉइंट करेंगे कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हायर होंगे वो कौन रेकमेंड करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार्स एंड चैम्बर्स। तो जो ये लोग रेकमेंड करेंगे तो उनमें से अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट एक्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो इसके फीचर्स देखिए। इसे पहले आपको ये बताना चाहिए, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखिए, increased by the size of legislative council both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60. देखिए, जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो पहले कितने थे, 16, लेकिन 1909 में 16 टू कितना कर दिया गया, 80। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर्स। यानी कि इंडियंस को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। ठीक है, जिन्हें अपॉइंट किया गया था इंडियन, वो पहले पर्सन कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ लॉ मिनिस्टर। ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। थर्ड देखिए, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर कोई मुस्लिम खड़ा है वोट के लिए तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। तो इसके थ्रू जो ब्रिटिश थे उन्होंने यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की भारत की। ठीक है, तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसे, उसके फादर कौन थे, किसे कहा गया, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है,
जो लॉर्ड मिंटो थे उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। तो यानी कि जो रिलीजन के नाम पे या कास्ट के नाम पे जो लड़ाई करवाना या एक दूसरे को भड़काने वाली जो चीज़ थी वो यहीं से इन्होंने क्या की थी, स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। तो नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रांचेज हैं जो हमारे काम चल रहे हैं इंडिया में, उनमें इंडियंस को भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। लेकिन जो भी काम होगा वो तो ब्रिटिश रूल के अंडर ही होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट क्या किए, डिवाइड किए कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी। तो उन दोनों के ही सब्जेक्ट को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम क्या था, डायरकी। ठीक है, जिसका मतलब होता है डबल रूल। तो इसमें क्या किया गया, 2 सब्जेक्ट बनाए गए। फर्स्ट था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड सेकंड था रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो उसमें ये समझ लीजिए कि जो तानाशाही है वो चलेगी और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें तानाशाही कम चलेगी। तो जो फर्स्ट है रिजर्व सब्जेक्ट, इसमें जो गवर्नर है और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो वो कोई भी रूल जो बनाएंगे तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या है, जवाबदेही नहीं होंगे। मतलब उन्हें कुछ भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस टाइम कौन थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, और जो गवर्नर थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उसमें मैक्सिमम ब्रिटिश लोग थे। तो इसलिए इन्होंने ये सब्जेक्ट अपने पास रखे और इसमें सब्जेक्ट भी कैसे थे, पुलिस, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने मेन चीज़ें अपने पास रखी। और जो सेकंड सब्जेक्ट बना था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, उसमें क्या दिया, एजुकेशन। तो एजुकेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहते ही नहीं थे कि इंडिया कभी पढ़े या आगे बढ़े। तो जो भी गवर्नर है और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा और कोई भी रूल बनाएगा तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब दे सकता है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इसमें बोल सकती है। ठीक है, तो ये था इसमें क्या, डायरकी। हालांकि ये आगे चलेगा नहीं, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, तो बाय कैमरलिज्म क्या था, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अपर एंड, तो इसमें एक होगा अपर हाउस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस में क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोअर हाउस में क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और इनके लिए क्या होगा, डायरेक्ट वोट होगा। ठीक है, और वोटिंग भी इन्होंने कुछ लिमिटेड ही रखी है, जैसे कि कोई गरीब है और जो लेडीज़ हैं वो वोट नहीं डाल सकती थी। जैसे कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग सिर्फ क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of the वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। इन्होंने ये बोला कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 में से 3 लोग क्या होंगे, इंडियन होंगे। लेकिन कोई भी इंडियन जो है वो कमांडर एंड चीफ नहीं बनेगा, ये भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टर फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो इन्होंने पहले तो क्या मुस्लिम्स में ये किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली सीन, तो अब इन्होंने सिख में भी यही किया, क्रिश्चियन में भी यही किया, इंडियन में भी यही सारी चीज़ें की कि भाई जिस भी कम्युनिटी का कोई पर्सन खड़ा है वोट में तो उस कम्युनिटी को उसके ही लोग वोट दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस में कि प्रॉपर्टी किसी के पास है, जो टैक्स पे कर रहा है, जो एजुकेटेड है, वही सिर्फ वोट दे सकता था।
बाकी जो गरीब है, जो लेडीज़ हैं, वो वोट नहीं दे सकती थी। ठीक है। अ न्यू नेक्स्ट पॉइंट देखिए, a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of functions performed by Secretary of State for India। इसमें क्या किया गया कि जो हाई कमिश्नर का ऑफिस है वो कहाँ बनाया गया, लंदन में, और जो पावर्स थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उसको क्या किया गया, हाई कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। मतलब इसमें बोला गया 1919 में, लेकिन स्टैब्लिश कब किया गया, 1926 में। तो ये बोल सकता है कि आपको कि कौन से एक्ट में ये आया था कि ये होना चाहिए, लेकिन स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1926 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ 1919 में कि जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से क्या किया गया, अलग किया गया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वो बजट को क्या कर सकते थे, इनेक्ट कर सकते थे। इसके पहले वो क्या कर सकते थे, सिर्फ डिस्कशन करते थे बजट पे, इनेक्ट उसमें नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उनको ये पावर मिल गई थी कि अब वो बजट को क्या कर सकते, इनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है साइमन कमीशन। ठीक है। तो 1919 में जो भी काम हुआ, काम कैसा हुआ है उसको जांच करने के लिए, ठीक है, एक साइमन कमीशन बनाया गया जिसमें कि 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे। ठीक है। और उसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। तो इंडिया में क्या किया गया, इसका भी विरोध किया गया क्योंकि इसमें सारे ही मेंबर्स ब्रिटिश के थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उन्होंने ये बोला कि डायरकी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया जाए और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको और बढ़ाया जाए। ठीक है। तो इन सब की रिपोर्ट के बाद क्या किया गया, 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसका क्या निचोड़ निकला वो हम नेक्स्ट एक्ट में देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, पहला देखिए, इट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। इसमें ये कोशिश की गई कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो प्रोविंसेस हैं उनको क्या किया जाए, एक किया जाए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कोई जो भी रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो अलग रह रहना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो 1935 में क्या किया गया, जो डायरकी है उसे ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या आया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है। इसमें क्या था कि जो गवर्नर है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं उनकी जो लॉज हैं वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो जवाब लेंगी, वो पूछ सकती हैं कि क्या कोई भी रूल है, कोई भी लॉ, तो उसके बारे में वो पूछ सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। इन्होंने ये बोला कि जो डायरकी है वो पहले क्या थी, प्रोविंशियल में थी, तो इन्होंने बोला कि डायरकी को सेंट्रल में यूज़ किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, इट इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस
Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces were made bicameralism. तो बाइकैमरलिज्म में आपको मैंने क्या बताया था कि एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, ठीक है। तो 6 जो हमारी क्या थी प्रोविंसेस थी, 11 में से 6 प्रोविंसेस को क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस एंड विमेन एंड लेबर्स। अब इन्होंने क्या किया कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको इन्होंने अब डिप्रेस्ड क्लास और जो विमेन एंड लेबर्स थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया। मतलब कि अगर कोई विमेन खड़ी है तो उसको वोट विमेन ही देंगी, अगर कोई डिप्रेस्ड कास्ट का है तो उसे डिप्रेस्ड कास्ट के लोग ही वोट देंगे। तो इन्होंने एक तरीके से क्या किया, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। तो वो उसमें और चीज़ें जोड़ते जा रहे थे और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट abolished द काउंसिल ऑफ इंडिया established बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया ख़त्म हो गई, जो कि कब बनी थी, 1858 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी जो पावर हमने किसको दी है, काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो उसकी पावर तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही दे दी। इन्होंने बोला कि अब हम काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम टीम ऑफ एडवाइज़र देंगे जो उनको क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचेज अबाउट 10%। अब इन्होंने क्या किया कि जो वोटिंग है उसको 10% क्या की बढ़ा दी। इन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन पीपल हैं, वो 10% लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो 1935 में क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया जो कि कंट्रोल करेगी करेंसी और क्रेडिट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937। इसमें क्या कहा गया कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा जो कि कब बना, 1937 में, ठीक है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है, जो हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी इस्टेब्लिश की गई और जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी इस्टेब्लिश की गई और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी इसमें ही इस्टेब्लिश की गई। अब फेडरल में जैसे कि यूपीएससी है, प्रोविंशियल में जैसे क्या है, स्टेट पीसीएस वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। ऑन द फरवरी 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली declared that the British rule in India would end by June 30, 1948। इन्होंने ये बोला कि अब जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया को छोड़ देंगे, कब छोड़ेंगे, 30 जून को, ठीक है। ऐसा कौन बोला, जो ब्रिटिश के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, क्लेमेंट एटली, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखिए, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवर्जन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। तो 1947 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो गया था। अब जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी, कब से, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू secede फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसमें जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने डिमांड की कि भाई हमें अलग ही कंट्री बनानी है अपनी एक,
तो फिर इंडिया के क्या हुए, 2 पार्ट्स हो गए, तो एक इंडिया और एक पाकिस्तान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसराय। इसमें क्या हुआ, जो वायसराय का ऑफिस था उसे हटा दिया गया, क्योंकि अब तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो जा रहे हैं, तो फिर वायसराय नहीं रहेगा कोई उनका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ द 2 डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इरेस्पेक्टिव नेशंस टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें क्या कहा गया कि जो डोमिनियंस बने हैं वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और कहीं से अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो भी रूल है वो उन्हें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, वो अपना अलग बना सकते हैं, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, इसमें ये बोला गया। ठीक है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। इसमें इन्होंने ये बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या था कि जो इंडिया पर इंग्लैंड की किंगडम थी वो ख़त्म हो गई। अब जो इंग्लैंड के लोग इंडिया के एम्परर थे, अब वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, वो टाइटल क्या था, हट चुका था उनका। लास्ट पॉइंट देखिए, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ टू सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। The members of the civil services appointed before 15 August 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. इसमें इन्होंने ये बोला कि जो भी लोग हायर हैं इसमें 15 अगस्त 1947 के पहले, वो जो भी इंजॉय हैं या जो भी उनकी सर्विसेज है उसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे क्राउन्स रूल के। ठीक है, आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।